Hello CMA students, so just welcome back to our next lecture of financial accounting and today we will start the chapter depreciation. Today we will start the chapter depreciation. So चलिए हेडिंग डालते हैं इस चैप्टर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन। क्योंकि प्रीवियस जो भी हमारे चैप्टर्स हुए 2 चैप्टर्स, एक हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका है और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उनके अंदर जो हमको नीड लगी वो हमको लगी कि डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है वो बार बार हर चैप्टर के बीच में आ रहा है। तो क्यों ना इस डेप्रिसिएशन को ही पहले कंप्लीट कर लिया जाए। और डेप्रिसिएशन से कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है हर फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हर फर्स्ट क्लास में हम करते हैं उसका बेसिक, उसकी थ्योरी जो है उस चैप्टर की वो हम लोग अपनी कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए डेप्रिसिएशन, उसके अंदर आप लिखिए डेप्रिसिएशन, उसके अंदर आप लिख लीजिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, जैसे मान लीजिए जो अभी देखिए आप, जैसे कि आप एक कार लाई शोरूम से जिसकी प्राइस थी 15 लाख रुपीज, आप उसको एक महीने बाद बेचना चाहोगे, सो जो उसकी प्राइस है वो लमसम बचेगी 13 लाख रुपीज। सो जो 2 लाख रुपीज है इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। सो मतलब डेप्रिसिएशन का अगर मैं वर्बली मतलब बताऊं तो जो द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू एवरीडे वियर एंड टियर इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो हमारी पूंजी एसेट्स है, जो हमारा एसेट है उसके जो वैल्यू के अंदर जो कमी होती है, और वो कमी क्यों होती है, जो हम डे टू डे उसको यूज करते हैं, सो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन के सामने आप लिखिए रिडक्शन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ओके, मींस फिर आप लिखे यहाँ पे ऐसे एरो बना के डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, depreciation is the loss of value, depreciation is the loss of value of an asset। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो डेप्रिसिएशन है वो करता है जो हमारी एसेट की जो वैल्यू होती है उसमें लॉस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसको एक एग्जाम्पल से सीखें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आप एक काम कीजिए, आपने परचेज की एक बाइक, एक मोटर बाइक, आपने परचेज की एक मोटर बाइक जिसकी प्राइस थी 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज आपकी मोटर बाइक थी। मोटर बाइक जैसे मान लीजिए एच एफ डिलक्स थी। आपने उसको यूज किया 2 मंथ्स, 2 मंथ्स आपने उसको यूज किया। फिर आप गए शोरूम पे, शोरूम पे आपने डीलर को बोला कि मुझे चाहिए केटीएम, केटीएम बाइक मुझे चाहिए। सो जब आपको केटीएम बाइक चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो बाइक है आपकी, ये वाली, इस वाली बाइक को आपको करवाना है एडजस्ट। मतलब कि इसका जो पैसा है वो आप इसको, इस बाइक को आप जमा करवाना चाहते हो, तो शोरूम का डीलर आपको बोलेगा कि वो इसको जमा करेगा 50,000 में, 50,000 में। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 30,000 रिडक्शन हो गया, 30,000 है वो वैल्यू में रिडक्शन हो गया। सो ये 30,000 रिडक्शन हुआ, इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस एसेट्स की वैल्यू थी वो थी 80,000, अब इस एसेट्स की वैल्यू बच रही है 50,000। सो इसको जो हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, आई होप आप लोग इस डेप्रिसिएशन का जो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये आप नॉर्मली थोड़ा समझ गए होंगे। अभी हम आगे चलेंगे, अभी हम आगे चलेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कौन कौन सा होता है, सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट है, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए कोई भी एसेट प्राप्त, जैसे मान लीजिए खरीदा, जैसे कि मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने खरीद लिया एक ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जो मेरा माल है वो गोडाउन से जो भी फैक्ट्री के अंदर इधर उधर बाहर जाएगा वो जाएगा ट्रक से, तो वो ट्रक आपने खरीद लिया, तो ये क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप रोज ही ट्रक खरीदोगे रोज ही बेचोगे। जो एक बार आपने ट्रक के ऊपर एक्सपेंस किया उससे वो डेप्रिसिएशन तो उस पर ऊपर लगेगा, लेकिन वो सालों चलेगा। ओके, अब कॉस्ट ऑफ जो डेप्रिसिएशन होती है उसको ये होती है, उसके लिए होती है, वो होती है एलोकेटेड। एलोकेटेड, इसके अंदर हम ये वाले वर्ड पढ़ेंगे एलोकेटेड। एलोकेटेड के बाद हम पढ़ेंगे अपोर्शनड, अपोर्शनड। इसको जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, इसको अलग और कई नामों से जानते हैं, अपोर्शनड। एमोर्टाइज, एमोर्टाइज्ड, एमोर्टाइज्ड, एक होता है एमोर्टाइज्ड, एक होता है स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, एक होता है स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। ओके, अभी देखिए, अभी आपकी समझने वाली बात क्या है कि ये जो एलोकेटेड है,
और एक जो ये स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट है, ये दोनों के दोनों क्या, इसलिए कौन से जो अपना जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसको फॉलो कर रहे हैं। सो आंसर विल बी मैचिंग कंसेप्ट। ये जो है ये अपना जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं अपने, ये मैचिंग कंसेप्ट वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ये कर रहे हैं फॉलो। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस होते हैं, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसेंट कंसेप्ट, ये वाले जो कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर एक होता है मैचिंग कंसेप्ट। सो ये जो एलोकेटेड होता है और एक जो स्प्रेड ओवर ऑन द लाइफ ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट होता है, ये करते हैं मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो। ओके, अभी देखिए हमने समझिए कॉस्ट ऑफ एसेट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सर जो हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन है ये कैसा एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन है ये कैसा एक्सपेंडिचर है। सो द आंसर विल बी ये है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेप्रिसिएशन है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। आप लोग पूछोगे कि सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल कैसे, तो आइए समझते हैं। डेप्रिसिएशन है वो एक बार आपके किसी एसेट्स पर लग गया, सो ऐसा नहीं है कि फिर वो सालों साल चलेगा। जब आपने अगर आप देखें डेप्रिसिएशन का अगर आप वैल्यूएशन करना चाहो हाफ 6 मंथ से, क्वार्टरली या फिर मंथली, आप उसका डेप्रिसिएशन का जो है वो वैल्यूएशन कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन को इसलिए रखा जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके, इसका मतलब है कि पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट रिलेटिंग टू करंट ईयर, इसमें आप लिखिए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट रिलेटिंग टू करंट ईयर, रिलेटिंग टू करंट ईयर। मतलब कि ये जो पार्ट, ये वो पार्ट होता है जो होता है रिलेटेड ओनली करंट ईयर से, इसका नेक्स्ट ईयर से कोई भी संबंध नहीं होता। मतलब ये वो पार्ट होता है उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट का जो रिलेट करता है करंट ईयर से। मतलब करंट ईयर में इसके अंदर इतना डेप्रिसिएशन हुआ, सो वो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं फिर उसके अंदर चार्ज कर देते। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आप लिखिए कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स ओनली। डेप्रिसिएशन is charged on fixed assets only, fixed assets only, fixed assets, 1 minute, on fixed assets only, okay, on fixed assets only। so fixed assets कौन से होते हैं सर, fixed assets वही assets होते हैं जो सालों साल चलते हैं। अभी ये डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही कराया जाता है। मतलब कि आपने परचेज किया एक बल्ब, तो वो भी क्या आपके लिए आपका एक एसेट है। आपने परचेज किया एक ट्रक, तो वो भी क्या है वो आपका एसेट है। आप मेरे को बताइए कि क्या ये फिक्स्ड एसेट्स है, बल्ब है, और क्या ट्रक है ये फिक्स्ड एसेट्स है। तो जी बिल्कुल ये ट्रक है फिक्स्ड एसेट है क्योंकि कई साल तक चलेगा। लेकिन जो बल्ब है उसकी एक लिमिटेड उसकी एक एज होगी कि मतलब 1 मंथ 2 मंथ के बाद में वो फ्यूज हो जाएगा। लेकिन ट्रक है वो 1 मंथ 2 मंथ नहीं, वो ईयर्स तक चलेगा। और डेप्रिसिएशन जो है वो एक एग्जम्पशन होती है। ऐसा नहीं होता कि जब अपनी डेप्रिसिएशन में अपनी वैल्यू, उसकी वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 0 शो कर रहा है उस समय वो काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम उस चीज को एक एक्सपेंस मान के चलते हैं कि ताकि जब भी ये ट्रक खराब होगा उस समय नया ट्रक परचेज करने के लिए हमको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ओके, अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन को हम, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर अपन डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की बात करें, सो आप लिखिए डेप्रिसिएशन और इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन लिखिए इकोनॉमिक डिट्रोशन, इकोनॉमिक के बाद में लिखिए डेट्रोशन, डेटर DETRIORATION, डेटरेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ये जो एसेट्स होते हैं टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या फर्क होता है। टेंजिबल एसेट्स जैसे मान लीजिए आपका मोटर ट्रक हो गया, मोटर बाइक हो गई, बिल्डिंग हो गई। इनटेंजिबल एसेट्स आपकी गुडविल हो गई, आपका ट्रेडमार्क हो गया, ये होते हैं। ओके, अभी बात करते हैं कि डेप्लीशन क्या होता है। एक इसके अंदर डेप्रिसिएशन जैसा ही एक वर्ड और होता है जिसका नाम होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है, इसके अंदर आप लिखिए डिप्लीशन को बोलते हैं फिजिकल डिटोरिएशन, फिजिकल DETERIORATION, फिजिकल डिटोरिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स like mines and quarries, माइंस एंड क्वेरीज का मतलब क्या होता है, जो अपनी खदानें होती है ना, खदानें जहां पे कोयला निकाला जाता है। सो डिप्लेशन मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई जगह है जहां से आप कोयला निकाल रहे हो,
सो जब आप उसके अंदर से कोयला निकाल लोगे, सो जो एसेट्स की जो वैल्यू है, जो उस लैंड की वैल्यू है, वो उस लैंड की वैल्यू नहीं थी, वो उसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल थे, जो कोयला उसके अंदर अवेलेबल था, उसकी वैल्यू थी। और जब आपने उस कोयले को उस जमीन से बाहर निकाल लिया, तो जो उस जमीन की वैल्यू होगी वो डाउन हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिप्लेशन। ओके, अभी हमने ऊपर देखा था कि एमोर्टाइजेशन क्या होता है। एमोर्टाइजेशन, अभी हमने ऊपर एक वर्ड यूज किया था एमोर्टाइजेशन। सो अभी चलिए हम देखते हैं कि एमोर्टाइजेशन क्या होता है। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन, ओके। एमोर्टाइजेशन की जब मैं बात करूंगा, सो ये होता है इकोनॉमिक डिट्रोएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स। वही दोबारा टेंजिबल एसेट्स की बात होगी। इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेट्रोएशन, DETRIORETION, इकोनॉमिक डेट्रोएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या क्या फर्क होता है। टेंजिबल है वो फिजिकल है, और नॉन टेंजिबल है वो अनफिजिकल है। जैसे कि आपका ट्रेडमार्क हो गया, आपका पेटेंट हो गया, आपकी गुडविल हो गई। ओके, दिस टाइप्स ऑफ। अभी अपन बात करते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसका हमने सब कुछ देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, कि डेप्रिसिएशन जिन चीजों से हो सकता है। सो अभी आप लोग पेज के बीचों बीच एक हेडिंग डालिए और उसके अंदर लिखिए कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये अपन लोगों ने देख लिया, लेकिन अभी ये कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं, ये अभी अपन और देखेंगे। सो इसके देखिए चार, मेनली इसके अंदर चार जो इसके हैं ये हो सकते हैं कॉजेस। सो इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक लाइन सी हम खींचेंगे इसके अंदर, 1 मिनट एक लाइन खींचेंगे हम, और इस तरह से इसका फ्लो चार्ट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे क्या क्या एक चार जो चीजें हैं ये है। सो 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4। ओके, सो नंबर फर्स्ट आपको लिखना है, वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट फर्स्ट नंबर, 1 मिनट, यस, फर्स्ट नंबर यू हैव टू राइट हियर। फर्स्ट नंबर इज इंटरनल। एक तो होता है इंटरनल कोज। अभी इंटरनल क्या होता है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सेकंड है टाइम एलिमेंट। सेकंड ये है टाइम एलिमेंट। एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इस एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम ही होती जाएगी। इसको कहते हैं टाइम एलिमेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन में कारगर करने में एक अपना इट प्रोवाइड्स गिव अ हेल्पिंग हैंड इन द डेप्रिसिएशन प्रोसेस। और जो अपन थर्ड बात करेंगे वो है अपना अगर अपन सेकंड थर्ड अपन बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की। थर्ड अपन बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कोज की। एक्सटर्नल कोज क्या होता है ये भी अभी हम देखेंगे। फोर्थ वन है वो है अपना एबनॉर्मल अकरेंस। एबनॉर्मल अकरेंस, मान लीजिए एबनॉर्मल अकरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स पड़े हैं, आपके एसेट्स जो हैं वो आपके फिक्स नहीं है, करंट एसेट्स हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो और वो सारा का सारा सामान है, मान लीजिए आपका 20 लाख रुपीज के अराउंड कोई सामान था, वो आपका गोडाउन में रखा हुआ था, और गोडाउन के अंदर क्या हो गई, गोडाउन के अंदर फायर लग गई, तो फायर आग लगने से क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो लॉस, ऐसा जो लॉस होता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। तो एबनॉर्मल अकरेंस का मतलब होता है कि जो नॉर्मल नहीं हो, जो कभी कभी अकर होती हो। आजकल तो क्या है, जो ये गोडाउन के अंदर जो आग वगैरह लगती है, थेफ्ट वगैरह लगती है, इसके लिए जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो उसका पहले से इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा के रखते हैं। ओके, अभी इंटरनल जो अब जब मैं बात करूंगा इंटरनल सोर्स की, सो इंटरनल सोर्स होते हैं इसके दो। ओके, और वही अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल भी इसके दो सोर्सेस होते हैं, उनकी अभी हम बात करेंगे ब्रॉडली। ओके, इंटरनल सोर्स की जब मैं बात करूंगा तो ये आएगा वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, और एक डिप्लीशन। सेम ही मतलब है दोनों का, ज्यादा इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बस आप एक बार के लिए याद रखिए कि जो इंटरनल है ये ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है दो पार्ट्स में, एक तो होता है वियर एंड टीयर और एक होता है डिप्लीशन। ओके, जब मैं बात करूंगा एक्सटर्नल की, तो जो एक्सटर्नल है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस, OBSOLENC, ऑब्सोलेंस, और एक होता है इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी। ओके, अभी ये देखिए इन चीजों को आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड में करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, अभी अपन चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो आप लोग हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन आप ही हेडिंग डालिए, और इसके नीचे अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन के नीचे। 1 मिनट, यस। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्स्ट वन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए अभी आपको क्या है,
अभी आपकी कोई बिजनेस है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज का, छोटा आपका बिजनेस है, आपको डेप्रिसिएशन हुआ 2,000 रुपीज का, और मान लीजिए आपके इस बिजनेस में शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स में आप कितना 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2,000, आप इनको 10,000 में 2,000 लेस करके 8,000 जो आपका नेट प्रॉफिट बचता है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग शेयर होल्डर्स। ओके, आशा करता हूं आपकी फर्स्ट वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको क्यों बोलते हैं। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट है इंडिकेट्स डिमिनाइजेशन इन सर्विस पोटेंशियल। इंडिकेट्स 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 डिमिनाइजेशन इंडिकेट्स डिमिनाइजेशन इन सर्विस पोटेंशियल इन सर्विस पोटेंशियल, मतलब कि जो सर्विसेज हैं जो वो डे टू डे प्रोवाइड होती हैं, ये उनमें डिमिनाइजेशन मतलब कमी है उसको दर्शाता है। ओके, थर्ड वन इज इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस नॉट एक्चुअल लॉस। इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस नॉट एक्चुअल लॉस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारा एजम्पशन होता है कि इसकी जो लाइफ है, पर्टिकुलर इस एसेट्स की जो लाइफ है वो सिर्फ इतनी साल की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मतलब कि ये एक एस्टिमेटेड लॉस है, हमको नहीं पता। अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि कोई एसेट है वो 3 साल के बाद में खत्म हो जाएगी उसकी लाइफ, तो जरूरी नहीं है कि 3 साल के बाद वो एसेट खराब होगी, हो सकता है कि वो आगे भी चले या सालों साल भी चल जाए, उसका कोई नहीं। लेकिन हम डेप्रिसिएशन तो सिर्फ इसलिए करते रहते हैं चार्ज, ताकि जो अपना एसेट, जो अपना अपने को जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हम थोड़ा हिस्सा हर साल हम उसका सेव करते रहें, ताकि जब भविष्य में अपना जब वो एसेट पूरी तरह बेकार हो जाए, उस समय जब हमको नया एसेट्स परचेज करना पड़े तो उस समय हमको दिक्कत नहीं है। ओके, बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड नॉट वैल्यूएशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन बट नॉट वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं है, ये एक एलोकेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर जो भी अपना अमाउंट होता है वो हम छोटे छोटे टुकड़ों में हर ईयर के अंदर एलोकेट करते रहते हैं। ओके, depreciation is restricted to the working life of assets. depreciation is restricted to the working life of an asset. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है कहां तक? टू द वर्किंग लाइफ, कि जब तक एसेट चलेगा तब तक ही हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, जब जो डेप्रिसिएशन जो एसेट है वो यूजलेस हो जाएगा, उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ओके, सिक्स नंबर है, जो सिक्स नंबर है वो है इट इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। इट इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। इट इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स बट नॉट करंट एसेट्स। मतलब कि ये जो अपना डेप्रिसिएशन है ये चार्ज होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, ये करंट एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। करंट एसेट्स मैंने अभी आपको बताया, जो गुड्स आपके पास है और भी ये छोटी मोटी चीजें जो जल्दी अपनी खराब हो जाएंगी उनको बोलते हैं करंट एसेट्स। ओके, अभी नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अभी आप लोग हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि जो डेप्रिसिएशन है उसको चार्ज करने के पीछे हम लोगों की क्या क्या उद्देश्य है, क्या हमारी मंशा है। इसके लिए आप ये हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जब देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे तो हम उस चैप्टर के पूरे गहराई में जाएंगे कि उस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या हमको पॉइंट्स है वो रिमेंबर करने हैं, ताकि फिर आगे चल के अगर अपन को थ्योरेटिकल जो 40 मार्क्स का जो एमसीक्यू है उसके अंदर बोला जाता है कि उसके अंदर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। और अगर आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, आशा करता हूं कि मतलब आप जो सब्जेक्ट के अंदर जो पासिंग मार्क्स हैं वो आप स्कोर कर चुके हो ओनली थ्योरी से। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स हैं करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मतलब कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे जो हम देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें कितनी कॉस्ट आ रही है, तो फिर उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट ऐड करिए, उसकी सेलिंग प्राइस जो है अपनी प्रोडक्शन की वो हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, ताकि हमको ये पता चलता रहे कि कितनी हमारी कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के ऊपर लग रही है। ओके, सेकेंड है करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ
आशा करता हूँ आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स आर मस्ट। करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट्स, करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट्स, correct calculation of cost of profits. Number third is correct disclosure of value of assets, correct disclosure, correct disclosure of value of assets। मतलब कभी भी रनिंग पीरियड में, रनिंग ईयर में हमको कभी भी देखना है कि हमारा एसेट है वो अभी कितने रुपए का बचा हुआ है, तो हम करेक्ट डिस्क्लोजर कर सकते हैं उसकी अमाउंट। अगर किसी को कोई पूछ रहा है तो हम उसको करेक्ट वैल्यू बता सकते हैं। ओके। सेकंड है प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसका मतलब है कि हम ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपने एसेट्स के ऊपर, ये हम क्यों करते हैं कि जब ये एसेट खराब हो जाएगा तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे एक नए एसेट से, तो उस समय जो कॉस्ट आएगी उसका भी प्रोविजन है इसके अंदर। ओके। फिफ्थ नंबर है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। क्योंकि देखिए जब हमारे एसेट जो हमारा प्रॉफिट है वो कम रहेगा, सो डेप्रिसिएशन जब उसको कम करेगा तो उससे जो हमारी कैपिटल है वो भी मेंटेन करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अगर हम 2 साल में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 साल तो जो हमारी कैपिटल है वो बहुत ही ऊपर चली जाएगी, और फिर नेक्स्ट ईयर जब हम 2-3 साल का एक साथ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उस समय जो हमारी कैपिटल है वो बिल्कुल ही नीचे आ जाएगी। ओके। सिक्स्थ है जो लास्ट अपना ऑब्जेक्टिव है वो है कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस की स्पेलिंग सॉरी ये रॉन्ग हो गई, COMPLIANCE, कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है कि जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इससे क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ओके। कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये लीगली भी जरूरी है डेप्रिसिएशन को चार्ज करना। ओके। अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आप लोग हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसके जो मेथड्स है वो, इसके मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो मेथड्स है देयर आर मेनली 6 मेथड्स ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। सो हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अपनी नीड के हिसाब से हम जो मेथड यूज करेंगे चार्जिंग करने के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, वो तो हम करेंगे, लेकिन जो अपने टोटल मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के वो है 6 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नंबर 1 इज SLM, SLM मैंने अभी वहां पे आपको बताया था SLM, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकेंड वन जो अपना है वो है अपना WDV, WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके। बात करें अगर अपन थर्ड मेथड की, तो जो अपना थर्ड मेथड है वो है अपना, वो होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, वो होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अभी इनके हम ब्रॉडली बात करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, एग्जाम्पल से भी कुछ हम देखेंगे, तो उनसे भी अभी हम सीखेंगे। फोर्थ नंबर, एक बार आप इनके नाम लिख लीजिए। फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है मशीन आवर मेथड, मशीन आर मेथड, मशीन आर मेथड, मशीन आर मेथड। ओके। नंबर 5 जो अपना होता है वो अपना होता है डिप्लीशन या एक्सट्रैक्शन मेथड, डिप्लीशन या एक्सट्रैक्शन मेथड। ओके। डिप्लीशन और एक्सट्रैक्शन मेथड। ओके। नंबर 6 की अगर अपन बात करें सो वो होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ओके। अभी हम लोगों ने 6 के 6 जो होते उनका हमने नेमली देख लिया। अभी हम बात करते हैं कि SLM मेथड क्या होता है। सो हम लोग नंबर 1 फर्स्ट हेडिंग डालेंगे SLM मेथड, SLM मेथड। SLM मेथड की अभी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, it is a method of charging depreciation, it is a method of charging depreciation, it is a method of charging depreciation in which the amount of depreciation is fixed for every year, ओके। अगर आपको मैं ये एग्जांपल बताऊं इसका,
सो मान लीजिए इसमें बोला है कि इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन विच द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एसेट्स है, वो है अपना एसेट जो है वो है अपना 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का। मैंने बोल दिया कि इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ मैंने बोल दी 5 ईयर्स है सर, 5 ईयर्स। और ये अपनी मान लीजिए आप, ये अपना कोई भी आप मान लीजिए ये बिल्डिंग है, मान लीजिए आप बिल्डिंग मान लीजिए आप इसको 1 लाख रुपीज की, 5 और जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होगा एट द रेट 10% पर एनम। और मैंने इसके अंदर बोल दिया कि इसके अंदर जो मेथड मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा मैं SLM मेथड। SLM मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट है ₹1 लाख। फिर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। और डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर जो आएगा वो आएगा इसका, देखिए इसका 10% कितना हो जाएगा 10,000। फिर डेप्रिसिएशन 10,000 कितना बचेगा 90,000। अभी मैंने क्या बताया SLM मेथड में हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स होता है। सो अब दोबारा करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर, वो भी कितना होगा 10,000। ये जो मशीन बच जाएगी एक बिल्डिंग बच जाएगी 80,000 की। फिर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, 1 मिनट, डेप्रिसिएशन DP, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी हम कितना चार्ज करेंगे 10,000 रुपीज। अमाउंट कितना बचेगा 70,000। अगेन हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर ये हो जाएगा 10,000। अगेन इसका कितना बचेगा 60,000 रुपीज बचेगा। अगेन हम क्या करेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर में हम लिखेंगे अगेन 10,000 रुपीज। अगेन ये कितना बचेगा 50,000। मतलब अभी इसकी जो एसेट है वो कितने रुपीज का बचा है 50,000 रुपीज का अभी एसेट्स बचा है। मतलब इसके अंदर देखिए जो हम लोगों ने पहले बोला था कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम रहेगा, तो देखिए वो जस्टिफाई हो रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड देन फिफ्थ ईयर। 10,000 10,000 10,000 10,000 ईच ईयर, 10,000 ही रहा है ईच ईयर। और जो लास्ट में जो टोटल जो अपने एसेट बचा है वो बचा है 50,000 का। ये कितने का बचा है, ये बचा सिर्फ 50,000 का। ओके, अभी मैं आशा करता हूँ कि आप SLM मेथड समझ चुके हैं। अभी हम आते हैं अपने सेकंड मेथड पे जो है WDV मेथड। WDV मेथड जिसका नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे this method of in this method of depreciation in this method of depreciation in this method of charging depreciation in this method of charging depreciation the amount of depreciation the amount of depreciation the amount of depreciation varies from year to year according to the life of the asset and to the current value of the asset मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे SLM के अंदर जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन था फिक्स था, लेकिन इस वाले के अंदर फिक्स नहीं रहेगा। इस वाले जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है इसके अंदर वो क्या करता रहेगा, वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। ओके, सो अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है, कॉस्ट ऑफ एसेट वो है ₹10,000 है। ओके, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो होगा एट द रेट 10%। लाइफ जो मैंने बोल दी वो है इसकी सर 3 ईयर, मैंने इसकी लाइफ बता दी। अभी मैं पूछता हूं कि डेप्रिसिएशन कितना होगा अगर मैं यूज करता हूं WDV मेथड। WDV मेथड से इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा ये मैंने पूछा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट है वो अपनी 10,000। अभी हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर होगा वो सेम होगा, इसके ऊपर लिख लेगा 10% 1,000। अमाउंट बचेगी सर 9,000। ओके,
अभी देखिए उसके अंदर हम क्या करते थे, एसएलएम के अंदर उसके अंदर हम करते थे, अभी हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर, उसके अंदर हम करते थे कि 1000 रुपीज जो है इसको हम कर देते थे फिक्स, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा फ्लक्चुएट, इसके अंदर जो 1000 है होगा फ्लक्चुएट, उसके अंदर हमेशा 10,000 पे डेप्रिसिएशन निकलता था, इस पे अब लिख लेगा 9,000 पे, 9,000 और 10% 900, अमाउंट विल बी 8,100। ओके, अब अपन जैसे करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, जैसे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, सो ये जो डेप्रिसिएशन निकलेगा ये निकलेगा 8,100 पे, न कि 10,000 पे, तो ये होगा 810। अभी जो भी इसकी अमाउंट बचेगी 810 से निकालने पे, जैसे कि मान लीजिए इसकी जो अमाउंट है वो बचेगी, जिस जो भी मान लीजिए इसकी अमाउंट बचेगी 8,100 से, जब हम 810 रुपीज निकालेंगे तो जो भी इसकी अमाउंट बचेगी वो इसकी निकल जाएगी वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ एसेट यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू ऑफ एसेट, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये फर्क होता है एसएलएम और डब्ल्यूडीबी में। और जैसे देखिए जो आगे अभी इस चैप्टर में तो जो और भी जो फॉर्मूलेस हैं, जो और भी जो मेथड्स हैं वो काम आएंगे, लेकिन इसके बाद में जब आप इस चैप्टर से आप आगे निकल जाओगे, सो जो फॉर्मूलेस जो मेथड्स आपके काम आने वाले हैं वो जो दो ही मेथड है, जो मेन मेथड्स हैं वो है एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, अभी जब हम आगे चलेंगे तो थर्ड जो अपना मेथड है वो अपना मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है? ओके, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये देखिए ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, सो हम ये देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है। ओके, तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड के अंदर हम लिखेंगे अंडर दिस मेथड द लाइफ ऑफ एसेट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ओके, अंडर this method, under this method, the life of asset depend, the life of assets depends, asset depends upon the number of units produced, upon the number of units produced। मतलब जब हम इस वाले को यूज कर रहे होंगे तो जो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, मतलब कि एग्जांपल, इसका एग्जांपल है प्रिंटर इसका एक गुड एग्जांपल है। इसके ऊपर देखिए प्रिंटर जो है उसके में से बता सकते हैं कि इसकी 10 ईयर लाइफ है, 12 ईयर लाइफ है, नहीं बता सकते। हम उसके जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो उसकी नेट वैल्यू जज करेंगे, वो करेंगे इससे कितनी फोटोकॉपीज निकाली गई हैं, कितने प्रिंट आउट्स इससे लिए गए हैं। अगर डबल प्रिंटर है, व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर ऑल्सो मोनोक्रोम जो प्रिंटर्स आते हैं वो तो ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं, लेकिन अगर है वो कलर प्रिंटर तो उसके अंदर दोनों को देखना पड़ेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट कितने प्रिंट लिए जा चुके हैं, कलर प्रिंट्स इससे कितने लिए जा चुके हैं, और फिर ही उसे टोटल फोटोकॉपीज कितने लिए जा चुके हैं, टोटल प्रिंट आउट्स कितने लिए जा चुके हैं, और फिर ही उसका पता चल पाएगा। प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, फिर उसके ऊपर लग पाएगा। सो ये लगता है एग्जांपल प्रिंटर जैसे जो एसेट्स होते हैं उनके ऊपर लगता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये क्या होता है? ये मेथड होता है ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसका होता है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू cost of asset minus by residual value upon estimated total production, upon estimated total production multiplied by actual production during the year, multiplied by actual production during the year। ये फॉर्मूला है। जब भी आपको पूछा जाएगा कि आप प्रिंटर का डेप्रिसिएशन निकालो और उसके अंदर देखा होगा आपको प्रोडक्शन ईयर, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, तो आप उस समय उस समय जो मेथड आप यूज में लोगे वो मेथड है ये। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है अपना फॉर्मूला, और ये वाली चीज़ है, ये आप लोगों को याद रखनी है। और आप लोग इसके साथ साथ अपना जो रजिस्टर, नोट्स रजिस्टर, इसके अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि जब आप भविष्य में इस चैप्टर को देखें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। ओके, सो ये था डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। फोर्थ नंबर जो अपना है वो अपना क्या है? वो अपना है मशीन आर मेथड। फोर्थ नंबर जो अपना मेथड है वो अपना है मशीन आर मेथड। ओके, मशीन आर मेथड।
सो मशीन आवर मेथड कौन सा होता है? मशीन आवर मेथड का आगे और अपन बात करेंगे जब मशीन आवर मेथड की, तो आप लोग इसके अंदर लिखेंगे दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू एसेट्स whose economic life is based on hours. This method of charging depreciation, this method of charging depreciation is applicable is applicable is applicable to those assets whose whose economic life is based on the on hours, whose economic life is based on hours। मतलब कि वो, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर है अपना, एग्जांपल इसका लिख लीजिए आप, प्रोजेक्टर ये जैसे देखिए प्रोजेक्टर, आप कभी भी किसी शॉपकीपर को पूछोगे कि कितनी साल इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, तो आपको बताएगा इतने आवर्स ये काम करेगा, इतने आवर्स ये अच्छे से चलेगा। उसके बाद ये नहीं है कि वो टूट जाएगा, ये नहीं है कि वो बिल्कुल बंद हो जाएगा जितने आर वो बताएगा। उसके बाद में देखिए जो आपकी जो चाही हुई क्वालिटी है, जो डिजायर्ड क्वालिटी है, वो क्वालिटी वो उस ईयर के बाद में, पर्टिकुलर ईयर के बाद में नहीं देगा। ओके, बात करें अगर अपन इसका जो मेथड होता है तो इस मेथड में आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टोटल आवर्स, अपॉन estimated total hours multiplied by actual hours worked in a year, multiplied by actual hours worked in a year। ये इसका होता है फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और अपना नोट्स रजिस्टर उसके अंदर इसको इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर रखना है। ओके, सो अभी अपन बात करेंगे जो अपना फिफ्थ मेथड है जिसका नाम है डिप्लीशन और एक्सट्रैक्शन मेथड। आप लोग डालेंगे नंबर फिफ्थ आप लोग डालेंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे 1 मिनट, फिफ्थ नंबर, उसके अंदर आप लिखेंगे डिप्लीशन और एक्सट्रैक्शन मेथड, डिप्लीशन और एक्सट्रैक्शन मेथड। ओके, सो ये मेथड क्या होता है? इस मेथड की जब भी हम बात करेंगे तो दो नामों से जाना जाता है, एक तो डिप्लीशन मेथड और एक एक्सट्रैक्शन मेथड। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू वास्टिंग एसेट्स। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इसके अंदर दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू वेस्टिंग एसेट्स, 1 मिनट, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू वेस्टिंग एसेट्स like coal mines whose life depends upon the natural resources available, whose life depends upon the available natural resources, available। ओके, इसकी लाइफ जो डिपेंड करती है कि इसके कितने इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है। ओके, अगर अपन बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट 1 मिनट, कॉस्ट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस बाय रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टोटल एक्सट्रैक्शन, आप लोग लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल एक्सट्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब अपन बात करेंगे जो अपना लास्ट मेथड है वो है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। लास्ट जो अपना है वो है अपना सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ओके, सो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और फिर इसके
इसको देखेंगे किस मेथड में क्या क्या कैसे कैसे होता है। ओके, सो इसके अंदर होता है अंडर दिस मेथड, इसके अंदर आप लिखेंगे अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड लाइफ ऑफ एसेट इज असाइंड, लाइफ ऑफ एसेट इज असाइंड, असाइंड मान लीजिए, अलॉटेड मान लीजिए, असाइंड उसको देना, असाइंड वेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वेट्स, वेट्स in descending order, weights in descending order, weights in descending order, representing higher benefits, representing, representing higher benefits, 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 representing, इसके आगे लिखिए रिप्रेजेंटिंग हायर बेनिफिट्स इन इनिशियल ईयर्स, इन इनिशियल ईयर्स, इन इनिशियल ईयर्स, इन इनिशियल ईयर्स, इन इनिशियल ईयर्स एंड लेसर, लेसर इवेंचुअली, एंड लेसर इवेंचुअली, लेसर इवेंचुअली, इवेंचुअली। ओके, इसका मतलब है कि अंडर दिस मेथड लाइफ, जो लाइफ ऑफ एसेट है, इसको असाइन किए जाते हैं वेट्स, और जो वेट्स इसको असाइन किए जाते हैं वो होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। वो किसके अंदर होते हैं सर? वो होते हैं सर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो होते हैं। तो फिर रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिप्रेजेंट करते हैं हायर बेनिफिट्स, हायर बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन इनिशियल ईयर एंड लेसर इवेंचुअली। मतलब जो फर्स्ट, जो पहली जो ईयर होंगी उसके अंदर जो बेनिफिट्स होंगे वो होंगे हायर, और जो बाद वाली जो ईयर होंगी, जो लास्ट ईयर्स होंगी उसकी लाइफ की, उसके अंदर जो उसका बेनिफिट होगा वो कम होगा। ओके, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप एक तरफ लिखिए ईयर, एक तरफ आप लिखिए डिजिट्स। आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए, एक तरफ लिखिए ईयर और एक तरफ आप लिखिए डिजिट्स। ईयर में अंदर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी जो जिसको डिजिट्स अलॉट होंगी वो होंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 5 4, 1 मिनट मैं इसके सामने लिख देता हूँ, 5 4 5 4 3 2 1। इससे क्या होगा देखिए, इससे होगा कि जब अपनी थर्ड वाली ईयर है उसको दोनों ही समय, उसकी जो ईयर है वो भी थर्ड है और डिजिट है वो भी थर्ड है। ओके, अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर देखिए डिजिट टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 15। ओके, सो इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन टोटल ऑफ डिजिट्स, अपॉन टोटल ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स मैंने आपको दिखाई है 15, टोटल ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय, इसका जो टोटल मैंने आपको बताया 15 है, डिजिट ऑफ द ईयर, डिजिट ऑफ द ईयर, मतलब उस साल की डिजिट जिस साल का डेप्रिसिएशन है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, सो इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे हम लिखेंगे कंपोनेंट्स। ये जो अपने मेथड्स हैं ये अपने पूरे हो चुके हैं। अब अपन लोग हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स, हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स और फैक्टर्स, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट्स और मेथड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। ये वाली हेडिंग है, ये आप अपनी नोटबुक में डालिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो डेप्रिसिएशन को क्या करती हैं? अफेक्ट करती है। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन है, उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसके अंदर तीन आएंगे मेनली, तीन मेनली कंपोनेंट्स और फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। सो इसके लिए मैं वही फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूँ ताकि फ्लो चार्ट इजी टू अंडरस्टैंड होता है और दिखने के लिए भी थोड़ा सही रहता है, और वैसे भी आप लोगों को इजी टू रिमेंबर भी होता है। ओके, सो इसके अंदर जो फर्स्ट आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसके अंदर जो फर्स्ट वन आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सेकंड आएगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड यूजफुल, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। थर्ड वन जो आएगा वो आएगा एस्टिमेटेड रेसिडुअल लाइफ, एस्टिमेटेड रेसिडुअल लाइफ, रेसिडुअल लाइफ, रेसिडुअल लाइफ। और इवन आपको जो एस्टिमेटेड रेसिडुअल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजुअल लाइफ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, जो ऊपर हमने जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखे, ये जो रेसिडुअल लाइफ है ना, ये आपको नया नाम लग रहा होगा,
लेकिन मैं आपको बताऊंगी जो अपना इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, अपने जो मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी रेसिडुअल लाइफ नाम का जो पर्सन है वो भी उसके अंदर दिया हुआ है। सो कॉस्ट ऑफ एसेट्स की जब मैं बात करूंगा तो आप इसके नीचे एक एरो का इंडिकेशन देंगे और आप लिखेंगे परचेज प्राइस। इसके नीचे आप लिखेंगे, मैं अलग पेन से लिख देता हूं, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस प्लस परचेज प्राइस प्लस एक्सक्लूसिव एक्सपेंस प्लस एक्सक्लूसिव expense plus exclusive expense and expense on asset, exclusive expense on asset for making it ready to use, for making it ready to use, for making it ready to use। ओके, इसके अंदर हम प्लस करेंगे अदर इंसिडेंटल चार्जेस प्लस अदर इंसिडेंटल चार्जेस, अदर इंसिडेंटल चार्जेस। वो कौन कौन से होते हैं सर इंसिडेंटल चार्जेस? तो इंसिडेंटल चार्जेस की जब मैं बात करूंगा तो मेरे को पता चलेगा इसके अंदर होते हैं कमीशन, एक होता है कमीशन, कमीशन, और एक होता है रेस्टोरेशन एक्सपेंसेस, रेस्टोरेशन एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा ये जो ये है कंपोनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, इसके अंदर तीन है। एक है कॉस्ट ऑफ एसेट, सेकंड है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और थर्ड है एस्टिमेटेड रेसिडुअल लाइफ। अब इसके अंदर आपने एक बात देखी, कमीशन तो आपको पता है लेकिन आपको एक नया वर्ड लगा, वो लगा रेस्टोरेशन एक्सपेंसेस। मान लीजिए आपको एक आपने एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको पता चला कि कोई जगह है वो है महाराष्ट्र में, आपको पता चला कि महाराष्ट्र में एक सिटी है, महाराष्ट्र में एक सिटी है, एक है सिटी। ओके, वहां पे क्या है, वहां पे एक कोल है, वहां पे चारकोल है। वहां पे आपने जो अपना मेटल डिटेक्टर था उसे पता किया कि वहां पे चारकोल है, उसकी भरपूर मात्रा है। सो गवर्नमेंट से आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप करोगे गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट, और फिर क्या करोगे, जमीन की जो है खुदाई चालू करोगे आप जमीन की, और उसके अंदर से जो भी अपना कोल निकलेगा वो आप ले लोगे, और जो गवर्नमेंट को जो भी एग्रीमेंट के अंदर जो भी परसेंट आपका फिक्स होगा वो आप गवर्नमेंट को दे दोगे। ओके, अभी देखिए अभी होगा क्या, अभी होगा ये कि जब आप उस जमीन को छोड़ के जा रहे होंगे, जब आप उस जमीन को छोड़ के जा रहे होंगे तो आपके जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको उसी समय उसी सूरत में आपके साथ करेगी एग्रीमेंट, उसी सूरत में आपके साथ साइन करेगी कि वो बोलेगी कि जब भी आप जाओगे, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो जो आपको जो जमीन है उसके अंदर जो आप बड़े बड़े होल्स करोगे, खुदाई करोगे, वो आपको सारे के सारे दोबारा लेवल में करके जाने पड़ेगी जमीन को, उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन, ताकि वहां पे कुछ और तरीका से जो कुछ और तरीके से इंडस्ट्रीज है वो सेटअप की जा सके, अदर अदर एक्सपेंसेस की जा सके। एक आप जो मेन पॉइंट है जो अपन भूल गए थे वो आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए, जहां पे आपने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, according to income tax act 1961 permits WDV value method for the calculation of depreciation, आपसे 1 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स जो 1961 है वो कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को परमिट करता है। तो द आंसर विल बी डब्ल्यूडीवी मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड को करता है परमिट। ओके, अभी हम लिखेंगे चेंजेस इन डेप्रिसिएशन। अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे चेंजेस इन डेप्रिसिएशन, तो आप लोग हेडिंग डालिए चेंजेस। ओके, इसको मैं पेज के बीच में लिखते हैं क्योंकि इसको भी हम फ्लो चार्ट से समझेंगे। सो हम लोग लिखते हैं चेंजेस इन डेप्रिसिएशन, कि जो डेप्रिसिएशन के अंदर जो चेंज आते हैं वो कैसे आते हैं। तो चेंजेस इन डेप्रिसिएशन को आप लोग डिवाइड कीजिए 2 पार्ट्स में, 1 पार्ट एंड देन अगेन सेकंड पार्ट। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है वो अपना डील करता है चेंज इन क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बोलता है चेंज इन क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन, QUANTUM, क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन। जो सेकंड अपना है वो डील करता है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ
चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की जो सेकंड है वो अपना डील करता है चेंज विद द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की जो डेप्रिसिएशन में चेंजेस आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं कि एक तो हम जो मेथड है अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वो चेंज कर दें, या तो जो अपना क्वांटम है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वो अपन चेंज कर दें। ओके, इसके बाद में आप एक लाइन लिखिए एस पर, बिल्कुल आप, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप पेन चेंज करके लिखिएगा। एस पर इंपोर्टेंट लाइन है, एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS10 एटलीस्ट एवरी ईयर the company must review the company must review the company must review the following the company must review the following। ओके, फॉलोइंग के अंदर आप जो क्या क्या रिव्यू करना जरूरी है कंपनी के लिए, तो उसके अंदर आप लोग पॉइंट नंबर 1 डालोगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। पॉइंट नंबर 1 है estimated useful life of asset। ओके, सेकेंड वन जो अपना आएगा वो आएगा estimated residual value। ओके, नंबर थर्ड जो अपना होगा वो अपना होगा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब कि जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो कंपनी को बाउंड करता है कि आप थ्रू आउट द ईयर आप इन तीनों चीजों को रिव्यू करोगे कि यूजफुल लाइफ जो एसेट के वो कितनी बची है, कितनी और दिन ये जो एसेट है काम करेगा। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू जो है इसकी वो कितनी है, और जो आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जिस मेथड से आप चार्ज कर रहे हो उस मेथड से डेप्रिसिएशन का सही कंप्यूटेशन तो हो रहा है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मेथड से गलत डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन आप कर रहे हो। ओके, अब जो AS5 है अपन ने बात कर ली AS10 की, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है AS5 वो डील करता है दो चीजों के साथ AS5। सो उसको आप करेंगे, इसको आप इधर से ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे AS5 को, और उसको आप करेंगे टू पार्ट्स AS5। वन इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड देन सेकेंड वन इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये दो है इसके। अकाउंटिंग पॉलिसीज में आता है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, स्टॉक वैल्यूएशन जो है ये आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज में। और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आता है अकाउंटिंग बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स के ऊपर जो अकाउंटिंग बेस्ड होती है, लाइक depreciation is a good example, depreciation and etc। ओके, तो स्टॉक वैल्यूएशन है, इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, लिफो मेथड से, FIFO मेथड से, FIFO मेथड से एसेट्रा ETC। ये जो दो मेथड्स हैं लिफो FIFO, इनसे हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक का अपना वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो थी वो अपनी बेसिक्स की क्लास थी, और अभी अपने लिए जो कल की क्लास के लिए जो अपने टॉपिक बचे हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड के अंदर जो अपने फॉर्मूले बचे हैं कि जो अपन करेंगे कल की क्लास में, उसके अंदर हम देखेंगे SLM मेथड का फॉर्मूला, SLM मेथड का भी फॉर्मूला होता है, WDV मेथड का भी फॉर्मूला होता है, WDV मेथड का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि इस वाले जो चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कौन कौन से हैं जो आपको रिमेंबर करने चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन की जो डेप्रिसिएशन है उसकी अकाउंटिंग जो है वो किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इलिस्ट्रेशंस, जो अपने इलिस्ट्रेशन है इसके वो अपन देखेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग चालू करेंगे, मतलब जो कल अपना लेक्चर नंबर सेकंड होगा डेप्रिसिएशन का, उसके अंदर बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक्स प्लस कुछ हम उसके अंदर इलिस्ट्रेशंस है वो भी अपने लेंगे। टिल दैट अगर आपको इस वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, आप यू कैन कमेंट अस और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल CMA.Adda। उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो दे रखी है, नहीं दे रखी नहीं वो खुलती है तो आप क्या कीजिए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए CMA.Adda, और उसके ऊपर जो आप देखिए उसके अगर आपको 2-3 ग्रुप्स मिले, आप कंफ्यूज है तो जो ग्रुप का जो लोगो है
वो सेम लोगो है विद द जो उस लोगों का आपको किसी मैच करना है जो हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो उससे मैच करना है। फॉर टिल दैट थैंक यू, एंजॉय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। ओके।